Hi everyone, welcome to my YouTube channel. In this video, I will explain the USA study visa process step by step. This video is specially for students who wants to study in USA. So watch this video till the end. एंड आगे मैं जो प्रोसेस बताऊंगी वो मैं हिंदी में बताऊंगी ताकि सबको समझ में आ सके। तो सबसे पहले अगर हम बात करें रिक्वायरमेंट्स की, तो रिक्वायरमेंट्स जो है वो सबसे ज़्यादा मैटर करती है कि आपने लास्ट स्टडी क्या करी है, 12th करी है, बैचलर्स करी है, कौन सी स्ट्रीम से करी है, परसेंटेज क्या थी, कौन से ईयर में कंप्लीट करी है, बोर्ड क्या था। तो ये सारी चीज़ें बहुत मैटर करती है। अगर स्टडीज़ के बाद आपका बहुत ज़्यादा गैप है तो यूएसए में मतलब गैप का इशू होता नहीं है वैसे इतना, बट अगर आप उसको ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर सको तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। तो सेकंड थिंग ये है कि आपने कौन सा एग्ज़ाम दिया है, आइल्स का एग्ज़ाम दिया है, पीटी का एग्ज़ाम दिया है, डुओलिंगो दिया है, टॉफल दिया है, या अगर आपने इनमें से कोई भी एग्ज़ाम नहीं दिया है तो एक और ऑप्शन होती है MOI बेस पे अप्लाई। तो MOI ये होता है कि मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। ठीक है, अगर आपने लास्ट स्टडी मान लो 12th करी है और इंग्लिश मीडियम से करी है CBSE बोर्ड से, तो जो आपके स्कूल वाले हैं वो एक लेटर देंगे, उस पर लिखा होगा कि आपने इंग्लिश मीडियम से स्टडी करी है। तो इस लेटर को बोलते हैं MOI लेटर। और मान लो अगर आपने ग्रेजुएशन करी है, वो भी इंग्लिश मीडियम से करी है, ठीक है, तो आपको यूनिवर्सिटी वाले बना के देंगे ये लेटर और उसमें लिखेंगे कि आपने इंग्लिश मीडियम से स्टडी कंप्लीट करी अपनी। तो इसको बोलते हैं MOI लेटर। तो इस बेस पे आप अप्लाई कर सकते हो विदाउट आइल्स, विदाउट PT। तो ये आपका हो गया रिक्वायरमेंट्स वाला पार्ट। दो चीज़ें बहुत ज़्यादा मेन होती है, एक होती है यूनिवर्सिटी सिलेक्शन, सेकंड होता है आपका कोर्स सिलेक्शन। ठीक है, अच्छी यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करो, ठीक है, उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ो एंड कम से कम 4 to 5 यूनिवर्सिटीज़ सिलेक्ट करो गाइस। क्योंकि अगर एक या दो में अप्लाई करोगे, मान लो अगर दोनों से ऑफ़र लेटर नहीं आया, आपका टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, तो कम से कम 4 to 5 यूनिवर्सिटीज़ सिलेक्ट करो अपनी प्रोफाइल के अकॉर्डिंग। ठीक है, सेकंड होता है आपका कोर्स का सिलेक्शन कि आप कौन से कोर्स के लिए जाना चाहते हो। तो अगर जो आपने प्रीवियस स्टडी करी है उससे रिलेटेड कोर्स करने जाओ तो मतलब वीज़ा आने के चांसेस थोड़े से बढ़ जाते हैं, क्योंकि आपने वो स्टडी पहले करी है। ठीक है, तो वही आप आगे कंटिन्यू करना चाहोगे। तो ये दो चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। बात करूँ आपके एप्लीकेशन प्रोसेस की, 4 to 5 यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करो, कम से कम 2 या 3 जगह से तो ऑफ़र लेटर आ ही जाएगा। ठीक है, और जब भी आप देखो इंटरव्यू देने जाओगे तो वहाँ पे मेन क्वेश्चन इंटरव्यू पूछता है कि हाउ मैनी यूनिवर्सिटीज़ यू हैव अप्लाइड। तो इसलिए मैं बोल रही हूँ कि 4 to 5 यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करो। ठीक, जब आप अप्लाई कर देते हो, अब कई यूनिवर्सिटीज़ में ना एप्लीकेशन फ़ीस जाती है $0 to $90 के अराउंड। ये कई यूनिवर्सिटीज़ में होती है, कई में नहीं होती है, डिपेंड अपॉन द यूनिवर्सिटी होता है। जब आप अपनी एप्लीकेशन फ़ीस पे कर दोगे, फिर हफ्ता या 10 दिन के बाद आपका ऑफ़र लेटर आएगा यूनिवर्सिटी से। जब आपका ऑफ़र लेटर आ जाता है, फिर आपने एक अमाउंट पे करना होता है, डिपॉजिट अमाउंट। ये भी मतलब डिपेंड अपॉन द यूनिवर्सिटी होता है। बेसिकली ये होता है सीट कन्फर्मेशन के लिए। मान लो अगर $500 से अबव है डिपॉजिट अमाउंट, ठीक है, तो वो आपका रिफंडेबल होगा। और अगर मान लो $500 से कम है तो जब आपका वीज़ा अप्रूव हो जाता है तो वो आपकी ट्यूशन फ़ीस में एडजस्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका डिपॉजिट अमाउंट। और जब आप अपना डिपॉजिट अमाउंट पे कर दोगे, उसके बाद आपने फ़ंड्स दिखाने होता है 35 to 40 lakhs के अराउंड। यूएसए में देखो एक फ़ायदा है कि आप एक दिन पुराने फ़ंड्स दिखा सकते हो, फादर मदर रिलेटिव किसी के भी अकाउंट में आप दिखा सकते हो। ठीक है, उसके अलावा सेविंग्स हो गया, FD हो गया, स्टडी लोन हो गया, ये भी दिखा सकते हो। जब आप अपने फ़ंड्स दिखा दोगे उसके बाद आपका I-20 आएगा। इसमें भी मतलब 8 से 10 दिन लग जाते हैं I-20 आने में। जब आपका I-20 आ जाएगा तो स्टार्टिंग से लेकर I-20 तक जो भी प्रोसेस होता है वो आपका एप्लीकेशन प्रोसेस होगा। उसके बाद आपका वीज़ा प्रोसेस स्टार्ट होगा। बात करते हैं वीज़ा प्रोसेस की। वीज़ा प्रोसेस में जो मेन होता है वो होता है DS-160 फॉर्म। अगर आप फिल कर रहे हो DS-160 फॉर्म और जब आप अपना इंटरव्यू देने जा रहे हो तो वो दोनों इन्फॉर्मेशन मैच होनी चाहिए, जो आपने इन्फॉर्मेशन फिल करी है और जो आप वहाँ पे बोल रहे हो। मान लो आप इंटरव्यू में कुछ और बोल रहे हो, DS-160 फॉर्म में आपने कुछ और इन्फॉर्मेशन फिल करी है, तो आपका वीज़ा जो है वो रिजेक्ट हो सकता है। तो मेक श्योर कि आपकी जो दोनों डिटेल्स हैं वो सही हो, मैच हो। उसके बाद जब आप अपना DS-160 फॉर्म फिल कर लेते हो, फिर आपने सर्विस फ़ीस पे करनी है और एम्बेसी फ़ीस पे करनी है। सर्विस फ़ीस आपकी है $350 एंड एम्बेसी फ़ीस है $185। तो ये जब दोनों फीसेस आप पे कर लोगे उसके बाद अपना इंटरव्यू की डेट शेड्यूल कर सकते हो। तो DS-160 फॉर्म के लिए जो लिंक है, मतलब वेबसाइट है, वो है ceac.state.gov और आपकी जो सर्विस के लिए है वो है fmjfee.com।
उसके बाद अब मान लो आपने इंटरव्यू की डेट शेड्यूल करनी है, तो उसके लिए जो वेबसाइट है वो है ustraveldocs. तो वीज़ा प्रोसेस के बाद जो मेन काम होता है वो होता है ट्यूशन फ़ीस पे करना। अब आप पे डिपेंड करता है, आप 6 सेमेस्टर की पे करना चाहते हो तो पे कर सकते हो, 1 साल की फ़ीस पे करके जाना चाहते हो तो आप जा सकते हो। मान लो 14 लाख आपकी साल की फ़ीस है, तो उसका हाफ अमाउंट आप पे करके इंडिया से जा सकते हो। ठीक, अब मान लो आपका सब कुछ कंप्लीट हो गया, आप वहाँ चले गए, आपकी स्टडीज़ के बाद क्या क्या हो सकता है। अब बच्चों को ये होता है कि हमें ग्रीन कार्ड कैसे मिलेगा, तो वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो अब जो सबसे मेन टॉपिक है ग्रीन कार्ड, जिसके बारे में बच्चे बहुत ज़्यादा जानना चाहते हैं कि ग्रीन कार्ड कैसे मिलता है यूएसए में, तो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले जब भी आप कोर्स सेलेक्ट करते हो यूएसए के लिए, कौन सा कोर्स करने जा रहे हो, तो ये ध्यान रखना कि हमेशा स्टेम कोर्स चूज़ करो। ठीक है, तो जो एजेंट्स होते हैं वो नहीं बताते बच्चों को, एजेंट अच्छे से गाइड ही नहीं करते कि स्टेम कोर्स क्या होता है। तो मैं बता देती हूँ, स्टेम कोर्स वो होता है, इसकी फुल फॉर्म है साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स। आप कोई भी कोर्स के लिए जा रहे हो, अगर उस कोर्स में इनमें से कोई भी एलिमेंट पाया जाता है तो वो स्टेम कोर्स में माना जाता है। इसका बेनिफिट ये है यूएसए में कि जब आपकी स्टडीज़ कंप्लीट हो जाएगी, मान लो बैचलर्स है या मास्टर्स है, तो आपको वहाँ पे 3 साल का स्टे मिलेगा यूएसए में, अगर स्टेम कोर्स चूज़ करते हो तो। अगर नॉर्मल कोर्स के लिए जा रहे हो तो 1 साल का स्टे मिलेगा। तो इससे अच्छा है कि आप स्टेम कोर्स के लिए जाओ और वहाँ पे 3 साल का स्टे लो। जब भी आपको ये 3 साल का स्टे मिल जाएगा, ठीक है, तो आपके पास 3 साल में 3 बारी मौके होंगे H1B वीज़ा अप्लाई करने के लिए। H1B वीज़ा होता है वर्क वीज़ा। तो आपके पास जो 3 साल का स्टे है उसमें आप सिर्फ 3 बारी H1B वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हो। अब आपका H1B वीज़ा के लिए नाम आ गया तो आपका H1B क्लियर हो गया। अब H1B वीज़ा जो है वो होता है 6 साल का वर्क वीज़ा। अब किसी भी कंपनी के अंडर आप जॉब कर रहे हो, उनको आपका बिहेवियर अच्छा लगा या कुछ भी आप में चीज़ें अच्छी लगी, आप उनके साथ अच्छे से काम कर रहे हो, तो वही कंपनी आपको ग्रीन कार्ड जो है वो इशू करती है। तो ये प्रोसेस होता है ग्रीन कार्ड पाने का। गाइस, मैंने आपको एप्लीकेशन प्रोसेस से लेकर ग्रीन कार्ड तक का प्रोसेस है वो मैंने आपको बता दिया है। बट इसके अलावा बच्चों के माइंड में अभी ये आ रहा है कि वीज़ाज़ नहीं आ रही यूएसए में, तो ऐसा कुछ भी नहीं है गाइस। देखो, स्ट्रिक्टनेस हर कंट्री में होती है, ठीक है। अब मान लो इंडिया में अगर कोई बच्चा बाहर से आके कुछ इनलीगल वर्क कर रहा है, कुछ इनलीगल कर रहा है, तो हमारे जो गवर्नमेंट है वो भी कुछ स्ट्रिक्ट एक्शन तो लेगी गाइस। तो वही सेम चीज़ें यूएसए में है, वहाँ पे कुछ इनलीगल एक्टिविटीज़ हो रही हैं, ठीक है। इंडियन जो बच्चे हैं पढ़ने के लिए जा रहे हैं बट वहाँ पे जाके कुछ और ही कर रहे हैं, तो इस करके थोड़ी सी स्ट्रिक्टनेस बढ़ा दी गई है, क्वेश्चनिंग थोड़ी सी ज़्यादा हो रही है। बट ऐसा नहीं है कि वीज़ाज़ नहीं आ रहे, स्ट्रिक्टनेस हर कंट्री में होती है। चाहे आप ऑस्ट्रेलिया देख लो, ऑस्ट्रेलिया के तो और भी ज़्यादा रूल्स होते हैं बल्कि, ठीक है। तो हर कंट्रीज़ में अपने अपने रूल्स होते हैं, हर कंट्री में थोड़ी सी मतलब स्ट्रिक्टनेस होती है। तो बच्चों को ऐसे लग रहा है कि यूएसए का वीज़ा ही नहीं आ रहा, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत कम बच्चे अब अप्लाई कर रहे हैं, तो वीज़ा आने के चांसेस और ज़्यादा है, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। तो अपना अच्छे से इंटरव्यू दो, मेन तो इंटरव्यू होता है, आपने वहाँ जाके कैसे कॉन्फिडेंस से बोलना है। सेकंड थिंग इज़ हम इंटरव्यू की तैयारी भी करवाते हैं। अगर आपको इंटरव्यू की तैयारी करनी है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो, आपको क्या क्या क्वेश्चनिंग पूछी जाती है, क्या आंसर कर सकते हो, सारा कुछ हम बताएंगे। इसके अलावा मैं एक वीडियो और डालूँगी जिसमें मैं आपको बताऊँगी कि क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वहाँ पर और हाउ टू आंसर, ठीक है। तो उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी, इसमें मैंने सिर्फ आपको प्रोसेस बताना था। अगर कुछ भी आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा है तो आप मुझे कांटेक्ट करो, मेरे सर को कांटेक्ट करो, और हमसे जो भी इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हो आप ले सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो डू लाइक, कमेंट एंड शेयर। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। सो बाय बाय गाइज।